सन 1947 का, जब देश का बंटवारा हुआ। गांव मल्हौटी के जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह एक क्रूर और लालची इंसान थे। कहते हैं, बंटवारे के दंगों के दौरान उन्होंने एक पड़ोसी मुस्लिम परिवार की जमीन हड़पने के लिए उनकी निर्मम हत्या कर दी और लाशों को गांव के बाहर एक सदियों पुराने विशाल बरगद के पेड़ के नीचे गुमनाम कब्रों में दफना दिया। लेकिन उस परिवार का बेटा जफर किसी तरह बच निकला और भाग गया। मरते वक्त उसने ठाकुर और उस पेड़ को लतियाते हुए शाप दिया, तुम्हारी आने वाली हर पीढ़ी इसी पेड़ की जड़ों में दफन होगी। यह पेड़ अब जिंदा रहेगा तुम्हारे खून से। ठाकुर ने उस शाप को हंसकर अनसुना कर दिया। लेकिन अगले ही साल एक तूफान में पेड़ की एक बड़ी डाल टूटकर ठाकुर के सिर पर गिरी और उसकी मौत हो गई। तब से गांव में अफवाह फैल गई कि पेड़ ने खून पीना शुरू कर दिया है। उसे खूनी पेड़ कहा जाने लगा। वर्तमान समय। अर्जुन ठाकुर रणवीर सिंह का परपोता एक युवा और प्रगतिशील इतिहासकार था। उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद पहली बार गांव मल्हौटी लौटने का फैसला किया था। उसका लक्ष्य था पारिवारिक हवेली की देखभाल करना और अपने पूर्वजों के इतिहास पर एक किताब लिखना। गांव पहुंचते ही उसने महसूस किया कि लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। हवेली का कारिंदा बूढ़ा रामू काका उससे मिला। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। बाबू, हवेली तो ठीक है, लेकिन कृपया गांव के बाहर वाले बरगद के पेड़ के पास मत जाना। क्यों? क्या बात है? वो पेड़ वो खूनी है बाबू। उसके बारे में बुरी बातें कही जाती हैं। आपके परदादा की मौत भी उसी से जुड़ी है। अर्जुन ने इसे अंधविश्वास समझा। एक इतिहासकार होने के नाते उसका दिमाग तर्क से चलता था। उसने रामू की बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा जग गई। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन हवेली के पुराने कागजात खंगालता रहा। उसे ठाकुर रणवीर सिंह की एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें जफर परिवार की हत्या का जिक्र था, लेकिन इसे एक दुर्घटना बताया गया था। डायनी के आखिरी पन्नों पर ठाकुर ने लिखा था, रात को पेड़ से आवाजें आती है। वो लड़का जफर, वो मुझे बुलाता है। मैंने जो किया शायद वो गलत था। यह पढ़कर अर्जुन की रूह कांप उठी। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, वह उस खूनी पेड़ की ओर चल पड़ा। पेड़ वाकई में विशाल और डरावना था। उसकी जड़ें जमीन में गहरे धंसी हुई थीं और शाखाएं एक विशाल दानव के हाथों की तरह फैली हुई थीं। सबसे हैरान करने वाली बात थी पेड़ की छाल का रंग। वह सामान्य भूरे रंग की नहीं, बल्कि गहरी लाल कत्थई थी, जैसे सूखा हुआ खून। पेड़ के आसपास की हवा ठंडी और भारी लग रही थी और चिड़ियों का स्वर तक नहीं था। अर्जुन ने हौले से पेड़ की छाल को छुआ। छाल खुरदरी और ठंडी थी, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसकी उंगलियों के नीचे कुछ फरफराया। उसने हाथ पीछे खींच लिया। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर गई। यह एक पुराना जंग लगा ताबीज था। अर्जुन ताबीज लेकर हवेली लौट आया। रात को वह अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक उसे तेज बुखार चढ़ आया। बुखार के भ्रम में उसे सपने आने लगे। वह खुद को उसी पेड़ के नीचे खड़ा देख रहा था। चीखों और रोने की आवाजें गूंज रही थीं। उसने एक युवक को देखा जिसके चेहरे पर गहरी नफरत थी और वह ठाकुर रणवीर सिंह से बदला लेने की बात कर रहा था। वह युवक जफर था। अगली सुबह अर्जुन की तबीयत ठीक थी, लेकिन सपना उसके दिमाग में छप गया था। वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादी माँ के पास गया, जिन्हें गांव का सारा इतिहास याद था। अर्जुन ने ताबीज दिखाया तो दादी माँ की आंखें फैल गईं। यह ताबीज जफर का है। वो पेड़ बेगुनाहों के खून से सींचा गया है बेटा। उसकी जड़ें नफरत और बदले की भावना से पोषित हैं। वो अब जिंदा है और वो तुम्हारे खानदान का खून चाहता है। उस रात अर्जुन ने फिर वही सपना देखा, लेकिन इस बार वह और स्पष्ट और डरावना था। जफर का भूत उसके सामने खड़ा था।
उसकी आंखों से खून बह रहा था। तुम्हारा खानदान मरने से पहले मर जाएगा। यह पेड़ तब तक शांत नहीं होगा जब तक तुम्हारा आखिरी वंशज भी जिंदा है। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुम्हारा सब कुछ छीनूंगा। अर्जुन की नींद टूट गई। वह पसीने से तरबतर था। वह समझ गया कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं था, एक असली शाप था जो उसके परिवार का पीछा कर रहा था। अगले ही दिन अर्जुन को खबर मिली कि उसके चाचा, जो शहर में रहते थे, एक अजीब कार दुर्घटना में मारे गए हैं। गांव में हड़कंप मच गया। सभी की नजरें अर्जुन पर थीं। अब वही खानदान का आखिरी वंशज था। अर्जुन जानता था कि भागने से कुछ नहीं होगा, शाप का सामना करना होगा। उसने दादी माँ से पूछा, क्या इस शाप से मुक्ति का कोई रास्ता है? शायद एक ही रास्ता है। तुम्हें उस पेड़ के नीचे दफन जफर और उसके परिवार की अस्थियां निकालकर उनका पूरे सम्मान से अंतिम संस्कार करना होगा। तुम्हें अपने परदादा की क्षमा मांगनी होगी, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। पेड़ तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। उसने एक फावड़ा लिया और अगली शाम वह फिर से उस पेड़ के पास पहुंचा। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में सनसनाहट थी। जैसे ही उसने पेड़ की जड़ों के पास खुदाई शुरू की, हवा तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं खतरनाक तरीके से हिलने लगीं, जैसे वो जिंदा हो गई हों। अर्जुन के चारों ओर की हवा ठंडी होती चली गई। उसे जफर की चीखें सुनाई देने लगीं। रुक जा, ये तुम्हारी कब्र है। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह खोदता रहा, आंखों में आंसू थे। माफ कर दो जफर, माफ कर दो हम सबको। हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। खुदाई करते करते उसकी फावड़े को कुछ करा लगा। वह मानवीय अस्थियां थीं। तभी एक तेज बिजली कड़की और पेड़ की एक बड़ी डाल टूटकर अर्जुन के ठीक पीछे गिरी। वह बाल बाल बच गया। अर्जुन ने सारी अस्थियां इकट्ठा की। उसने गांव वालों की मदद से उनका अंतिम संस्कार हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति रिवाजों से करवाया। उसने जफर और उसके परिवार की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उस रात अर्जुन ने फिर सपना देखा, लेकिन इस बार जफर का चेहरा शांत था। उसकी आंखों से खून नहीं, आंसू बह रहे थे। तुम्हारा साहस और पश्चाताप हमें मुक्त कर गया है। अब हमें शांति मिलेगी। अगली सुबह अर्जुन ने देखा कि वह खूनी पेड़ अब भी विशाल था, लेकिन उसकी छाल का लाल रंग हल्का पड़ गया था। उसके आसपास की हवा में अब वो भारीपन नहीं था। चिड़िया फिर से चहचहाने लगी थीं। अर्जुन ने महसूस किया कि इतिहास के काले अध्यायों को दबाने से समस्या हल नहीं होती। सच्चाई, चाहे कितनी भी कड़वी क्यों न हो, उसका सामना करना और गलतियों से सीखना ही वास्तविक मुक्ति का रास्ता है। उसने अपनी किताब लिखी, जिसमें उसने बिना किसी लागलपेट के पूरी सच्चाई लिखी।